दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच डीडीएमए की मीटिंग हुई और इस डीडीएमए मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जानकारी दी। आपको बता दें, अनिल बैजल ने लिखा कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का फैसला किया गया है। अब रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी खिदमात के लिए खुल सकेंगे। इसके साथ ही हफ्तावार बाजार के हवाले से लिए गए फैसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि अब रोजाना सिर्फ एक हफ्तावार बाजार खोलने की इजाजत होगी, यानी एक जोन में सिर्फ एक बाजार खुलेंगे। दिल्ली में कोरोना के 19,166 नए मामले दर्ज किए गए। फिलहाल दिल्ली में 35,000 से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिल्ली इंतजामिया ने, दिल्ली सरकार ने योगा क्लासेस का इनेकाद करने जा रही है। कल से ये योगा क्लासेस होंगे और इसमें होम आइसोलेटेड पेशेंट्स जो है फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। एक लिंक जो है होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को भेजी जाएंगी, जिसके ज़रिए वो योगा क्लासेस में रजिस्टर कर सकते हैं। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि अब हुकूमत की जानिब से लोगों को योगा कराया जाएगा ताकि कोरोना को हराने में आसानी मिल सके। जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं, उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है, जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। आज जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एक एक घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक एक एक घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में, जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। आज सबके पास लिंक चले जाएंगे और कल से योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो काफ़ी माइल्ड है ओमिक्रॉन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग घर में वो कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ योगा करने से उनको मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आपके लिए किया है। दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखती है। हर छोटी से छोटी ज़रूरत आपकी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जहां एक तरफ मुल्क में कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी जारी है। आपको बता दें, बूस्टर डोज का जो अमल है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। वहीं फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स के लिए पहले दिन 9,84,676 एहतियाती टीके लगाए गए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक 5,19,000 से जायद हेल्थ केयर वर्कर्स, 2 लाख से जायद फ्रंट वर्कर्स और 2,60,000 से जायद 60 साल से ऊपर की उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाए गए हैं। ख्याल रहे कि कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलते दायरे के असर से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में बूस्टर डोज लगाने वालों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। 60 बरस के ऊपर लोग कोरोना का बूस्टर डोज ले रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी बूस्टर डोज जरूर लें। सर, मेरा आज वैक्सीन का जो है 3री डोज लगी है, जो जिसे बूस्टर डोज कह रहे हैं। तो आज उन्होंने लगवाई है, पहले 2 लगवा चुका हूँ मैं। तो इसे जो है पहले से बैटरी फील ही कर रहे हैं। तो अभी तक कोई बुखार वगैरह जो है, कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है दोनों डोज लगवाने के बाद भी। तो इसलिए इसको बेनिफिट को देखते हुए तो हमने आज ये 3री जो है डोज लगवाई है। मैं सभी को कहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनें और भीड़ भाड़ जगह पर जितना हो सकता है कम से कम जाएं, अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें
अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। तीसरा डोज बूस्टर डोज लगाया है और मैं ये कहना चाहूँगा पूरा इंडिया के लोगों को, सब अपना अपना मास्क पहनिए, हाथ धोइए और समुचित दूरी रखें और सब लोग अपना टाइम आते वैक्सीन जरूर ले लीजिए। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में कोरोना के वसी होते दायरे के हवाले से ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने वाले हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे वज़ीर आला के साथ मीटिंग करेंगे। मुल्क में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेंगे। इम्कान है कि कोरोना गाइडलाइंस में सख्ती लाने के लिए रियासती हुकूमतों को मरकज की तरफ से अहकामात जारी किए जाएंगे। वहीं पूरे मुल्क में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ओमाइक्रॉन के केसेस भी तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो आदादुशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं। 69,959 लोग कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 277 अफराद फौत हो गए हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में 33,470 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ मुंबई में 13,648 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है और 29,671 लोग सेहतियाब भी हुए हैं। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 1,247 मामले दर्ज किए गए। मगरबी बंगाल में 19,286 कोरोना के नए मामलों की निशानदही हुई है। 8,187 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 16 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में 13,990 मुस्बत मामले पाए गए। वहीं 2,547 लोगों के सेहतियाब होने की खबर भी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। वहीं केरल में तकरीबन 6,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। हिंदुस्तान में 8,20,000 से जायद एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि ओमाइक्रॉन के 4,461 केसेस पाए गए हैं। दिल्ली एनआरसी में काम कर रहे गैर रियासती मजदूरों को अब लॉकडाउन का खौफ सताने लगा है। यही वजह है कि वो अब दिल्ली एनसीआर छोड़कर अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले लॉकडाउन में होने वाली परेशानियों से वो खौफ में मुब्तला हो गए हैं। इस वजह से वो घर जाने पर मजबूर हो गए हैं। उनका कहना है, हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा इस तरह के मसाइल का सामना हो। गाँव जा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो है काम है नहीं उतना, और सोच रहे पिछले साल की तरह जो है दिक्कत होगा, परेशानी होगा, इसलिए अब ये जा रहे हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की घोषणा तो नहीं हुई है। लेकिन डर सटा रहा है ना, जो कहीं हो जाएगा तो फिर खाने में दिक्कत हो जाएगा, जाने में भी दिक्कत हो जाएगा, हर चीज़ का समस्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते थे आप? ड्राइव करते हैं। लेकिन अभी काम नहीं मिल रहा। काम नहीं, डाउन खड़ी है गाड़ी, कोई काम धंधा है नहीं, राशन पानी कहाँ से आएगा, तो इसलिए वापस जा रहे हैं परिवार के साथ? नहीं, अकेले हैं। हम जा रहे हैं अभी बिहार। क्या वजह है एकदम से वापस जाना पड़ रहा है? सर, ये लॉकडाउन होने वाला है, तो लॉकडाउन होने के बाद जो बहुत तकलीफ होता है, तो इसके लिए हम जा रहे हैं घर। तो अभी काम धाम यहाँ पे नहीं मिल रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी? सर, काम तो मिला, हमें जमा नहीं, तो हम जा रहे गांव। मुंबई से आए थे यहाँ पे, मेरा गांव वाले बुलाए थे। हाँ। तो जमा नहीं काम, तो हम जा रहे घर से फिर बाद में बम्बई जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ क्या खतरा है मतलब अभी? खतरा तो पता नहीं सर, मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ। हाँ। तो लेकिन लॉकडाउन का खतरा है? लॉकडाउन का खतरा है ज़्यादा, इसीलिए केस बढ़ रहे ज़्यादा जी। छोड़ के जा रहे हैं भाई, काम भाव है नहीं, क्या करें। क्या हो गया ऐसा? मतलब पहले धंधा ही पानी नहीं रहा, लॉकडाउन लगे जब से। लॉकडाउन भी लगने की उम्मीद है? कुछ ऐसी बातें भी आती हैं क्या? क्या करें, यही सोच में आती है कि लगेगा दोबारा, इसलिए जाना पड़ रहा है गाँव को। तो दिक्कत हो रही है इस टाइम पूरी तरह? पहले बीच में कुछ ठीक था? हाँ, बीच में ठीक था, फिर दोबारा फिर वही हो गया। तो इसलिए गुड़गांव छोड़ के जा रहे हैं? हाँ। कहाँ पे आपका गाँव? हमारा यह पड़ता है यूपी में। तो ये सारा सामान किस पे, बस वगैरह पे लेके जाएंगे? और गाड़ी फाड़ी करनी पड़ेगी, क्या करें। अच्छा, तो यहाँ से मतलब काम धंधा ना होने की वजह से जा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका खैरियत है। आप से जानना चाहेंगे कि शहरियत तरमीमी कानून के कवायद वज़े करने के लिए वज़ारत दाखिला को 3 महीने का मज़ीद वक्त दिया गया है। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी से वज़ारत दाखिला ने हाल ही में मज़ीद वक्त की दरख्वास्त की थी। सीए के जरिए मोदी हुकूमत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत देना चाहती है। इस दौरान सीए के तहत जवाबित बनाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि तरमीम शुदा शहरियत एक्ट को पार्लियामेंट ने 11 दिसंबर 2019 को मंजूर किया था और अगले दिन सदर की मंजूरी हासिल की गई थी। ताहम इस कानून पर अमल दरामद होना बाकी है। पार्लिमानी उमूर के कवायद के मुताबिक सदर की मंजूरी के 6 माह के अंदर किसी भी कानून के लिए कवायद वज़े किए जाने चाहिए या लोकसभा और राज्यसभा की मातहत कानून साज कमेटियों से इसमें तौसी की दरख्वास्त की जानी चाहिए। यूपी की सियासत गर्मा चुकी है। हिंदू मुस्लिम की सियासत यूपी में जारी है। ऐसे में सीएम योगी के हालिया बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के 80% बनाम 20% और राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाले बयान पर नवाब मलिक ने योगी आदित्यनाथ खुद इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो इस मर्तबा शिकस्त से दो चार होंगे। 80 बनाम 20% को लेकर जिस तरह से योगी जी ने बयान दिया कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं उनसे मुकाबला 80% लोगों का है, सीधे मुसलमानों के खिलाफ ये बयान उन्होंने दिया है। योगी जी आप शायद इतिहास उठाकर देख लें। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के समय से सभी मुस्लिम संगठन हो, मुसलमान हो, एक ही बात करते थे कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग हमेशा कहते हैं कि हम कोर्ट का फैसला नहीं मांगेंगे। हमें लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, देश ने स्वीकार लिया, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, मंदिर निर्माण का काम जारी है और फिर भी आप मंदिर को लेके विवादित बयान देते हैं। क्या अपने कामों पे आपका भरोसा नहीं? क्या आपकी सरकार राम भरोसे हो गई है? हमें लगता है जिस तरह का बयान योगी जी दे रहे हैं ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साबिक वज़ीर आला मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा भी असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं होंगे। बीएसपी ने सरकार बनाने का दावा किया है। समाजवादी पार्टी या बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन आपको बड़ी खबर बता रहे हैं साबिक वज़ीर आला मायावती चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा भी असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं होंगे। बीएसपी का दावा है कि बीएसपी ही यूपी में सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी या बीजेपी सरकार यूपी में नहीं बना सकेगी। मायावती यूपी में चुनाव नहीं लड़ने वाली है। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा भी असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं होंगे। इस बीच दावा भी बीएसपी का ये कि सरकार यूपी में बीएसपी की ही बनेगी, न कि समाजवादी या बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इंतखाबात काफी नजदीक है। इस बीच इंतखाबी बिगुल बज चुका है। ऐसे में बड़ी पार्टियों के लीडर दूसरी पार्टी में शामिल होते भी नजर आ रहे हैं। मगरबी यूपी के बड़े मुस्लिम लीडर कांग्रेस पार्टी के एमएलए इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की सियासी मशावरती कोर कमेटी के रुकन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इमरान मसूद को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद ने जिस रास्ते का इंतखाब किया है उस रास्ते से लड़कर बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सपा पार्टी ज्वाइन कर ली है। हम बात करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से, जो एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के और साथ ही साथ राजनीतिक सलाहकार भी हैं प्रियंका गांधी जी के। आचार्य जी, पार्टी छोड़कर जाना तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहने की कांग्रेस कमजोर नजर दिखती है।
देखिए, कोई भी नेता जब पार्टी को छोड़ के जाता है तो उसका फर्क पड़ता है। इमरान मसूद बहुत कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। उनका बहुत पूरा परिवार कांग्रेस के साथ रहा है, तो अब फैसला उनका, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद का जाना, कहीं ना कहीं जो मुसलमान है वह सपा की ओर बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ नहीं दिखाई देता। देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश की सत्ता से बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का झंडा उठाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई और क्षेत्रीय पार्टी हो, बीजेपी को इस देश से नहीं हटा सकती है। बीजेपी को अगर हटाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा और तिरंगा हाथ में उठाना पड़ेगा। जहां तक सवाल है चुनाव का, तो मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है, एक धर्म युद्ध है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ये ऐलान करते हैं कि लड़ाई 80 और 20 की है, तो बचा क्या? अब इस प्रदेश की जनता को सोचना है, देश की जनता को सोचना है कि वो इस देश को ले कहां जाना चाहते हैं। बताइए, चुना हुआ चीफ मिनिस्टर कैसी बात करते हैं ये? तो कि उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इमरान मसूद गए हैं, मैं उनको दुआएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जब कांग्रेस ताकतवर होगी इमरान मसूद को हम वापस ले आएंगे। हमारे साथ मौजूद थे आचार्य प्रबोध कृष्णम जी, जिन्होंने कहा इमरान मसूद का जाना हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उनका झंडा भी बुलंद है और तभी भाजपा को हराया जा सकता है। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। यूपी में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन रैलियों पर रोक लग चुकी है। ऐसे में भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। बीजेपी ने डोर टू डोर मुहिम शुरू कर दी है। लखनऊ से शुरू हुई ये मुहिम रियासत के सभी हलकों तक जाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलाबारी से किसानों की फसल को हुए नुकसान और हुकूमत के सर्वे के ऐलान पर सियासत में सियासी घमासान भी छिड़ गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए बारिश और ओलाबारी में किसानों की फसल को हुए नुकसान को लेकर जहां सर्वे करने की अफसरान को हिदायत दी गई है, वहीं साबिक सीएम कमलनाथ ने किसानों के मसाइल और सर्वे पर सवाल उठाए हैं। साबिक सीएम कमलनाथ का कहना है कि वज़ीर आला के जरिए किसानों की फसल के सर्वे के लिए ज़बानी हिदायत दी गई है, लेकिन आज तक उसके लिए कोई सरकारी अहकाम जारी नहीं किया गया। अहकाम जारी नहीं होने के सबब अफसरान ने अब तक फसलों के सर्वे का काम शुरू तक नहीं किया। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है। कर्नाटक के हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर शाद बी कोटी के दोहों के मजमूए का इजरा अमल में आया। शिवमोगा जिले के शिकारीपुर में कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी के तहत तकरीब मुनक्किद हुई। शायर इत्फाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी के हाथों दोहों के मजमूए मक्की मदनी का इजरा हुआ। मरहूम शाद बी कोटी का अहलिया दिलशाद बानो की कोशिश ये किताब मंजर आम पर आई है। तकरीब में दिलशाद बानो को खसूसी तौर पर तहनीत पेश की गई। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि शाद बी कोटी के दोहों के मजमूए और दाहंजली काफ़ी मकबूल हुए हैं। अब उनकी वफ़ात के बाद सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी दोहों की किताब मंजर आम पर आई है। तकरीब में प्रोफेसर सईद शाह मदार अकील और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अतः कि आपने अक्का महादीव पे लिखा,
दोहांजलि, दोहाइन, ये मशहूर है। ये इलाके के एक मशहूर शायरों में से कह सकता हूँ। लाड़कोप्पा में आपका क़याम था, वहीं आप रुखसत फरमाए। आज इनकी बहुत यादें मनाई गई और उन्हीं की किताब को बुनियाद बनाकर हम लोगों ने एक नातिया मुशायरा भी किया। उनकी आरजू थी कि अहादीस को शेरी पैकर में ढालें, इस वास्ते उन्होंने दोहे का इंतखाब किया। दोहे का मिजाज क्योंकि हिंदी है, इस वास्ते उन्होंने दोहों को की किताब का नाम भी हिंदी तर्ज पर मक्की मदनी पी की बतियाँ रखा और दोहों में जो ज़बान इस्तेमाल की उस पर भी हिंदी का असर ज़्यादा असर गालिब है। उनकी अदबियत पर रोशनी डालने के बाद उनकी जो किताब का जो रस्म इजरा किया गया, मक्की मदनी पी की बतियाँ, इस किताब के रस्म इजरा में जिन लोगों का ताउन रहा उसमें खुसूसी तौर पर चिल्ड्रंस एकेडमी के करता धरता और सदर जनाब डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी। दोहा तहज़ीब और कल्चर अलग चीज़ है, गज़ल से मुख्तलिफ चीज़ है। इस कल्चर को समझकर अपनाने वालों में से शाद बागलकोटी साहब का नाम काफ़ी नुमाया है। वो सिर्फ दोहा कहते ही नहीं थे, दोहा कल्चर, दोहा तहज़ीब, दोहा ज़बान से भी वाक़फियत रखते थे। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा